वेलकम बैक महिंद्रास बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल पे आप लोग का सबका स्वागत। टुडे इज फ्राइडे 6:15। आज हम लोग करने वाले स्पेशल क्लास रेलवे एनटीपीसी में अभी जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री का वो मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन है और उसके ऊपर प्रेडिक्शन कि अपकमिंग जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपका काम में आ सकता है। तो बस इसका हम लोग करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा जो प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगला एग्जाम में आपके काम में आ सकता है। और इस साल जो जो आया है अभी तक जितने भी शेड्यूल जितने भी डे पे हुआ है उसका जो भी क्वेश्चन आपको मिला है मुझे मिला है उसको शेयर कर रहे हैं, है ना। तो बिफोर दैट कि आप लोग क्लास हम लोग स्टार्ट करें, इसका जो पीपीटी है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे ग्रुप पे। तो आप लोग क्या करना, मेरे ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना जो लोग भी न्यू हो, और मेरे ग्रुप पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इसको घर में बैठ करके भी देख सकते हो आराम से, सिंगल लाइन क्वेश्चंस। ओके नाउ तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो आ चुका है, ये एग्जाम में इस साल आ चुका है। हु वाज ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे देखो दिख रहा है। टाइमर भी हम आपको चला दिया, पहले आप लोग ट्राई करो और फिर ऑब्वियसली आप लोग को ये वाला पता होना चाहिए और इसका फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन जो भी है ना और भी जो क्वेश्चन हम लोग को लग सकता है वो आप लोग को इसमें से दिखने वाला है। ये क्वेश्चन इस बार आई थिंक मुझे जहां तक याद है 5 जून को ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हु वाज ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, ऑप्शन में बाणभट्टा, कलहन, जयदेवा और चंद्रबरदई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम लोग देखेंगे क्योंकि अगर कोई चीज को पकड़ लेता है तो उससे क्वेश्चन अगला अगला एग्जाम में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो टाइम अभी अब हो चुका है। पहला वाला क्वेश्चन देखो आपका, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली सबको पता है। ठीक है, कलहन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 11th सेंचुरी में 11th सेंचुरी का ये बुक है, संस्कृत में ये वाला बुक लिखा गया कश्मीर के ऊपर। कश्मीर और उसके जो राजा लोग हैं उनके ऊपर लिखा गया, संस्कृत में लिखा हो गया। बाणभट्टा का दो बहुत फेमस बुक है, इसको भी याद रखेंगे। नंबर 1 याद रख लेना, कादम्बरी। ओके, और नंबर 2 है दैट इज हर्ष चरित्रा। ठीक, ओके। जयदेवा का बहुत फेमस बुक है दैट इज गीता गोविंद। ठीक है, और चंद्रबरदई का हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो। ये बायोग्राफी है पृथ्वीराज चौहान का, बायोग्राफी ऑफ पृथ्वीराज। ठीक है, ओके। तो गीता गोविंद पूछेगा कौन से लैंग्वेज में, आंसर इज संस्कृत। ये दोनों बुक, इसका भी आंसर क्या है, ये भी लैंग्वेज इसका संस्कृत है। हर्षा चरित्रा बायोग्राफी है, कादम्बरी क्या चीज का बुक है, याद रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, पोएम के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, ओके नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में आपको दिख सकता है ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अब आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाले। यहाँ यहाँ देखो, तो राजतरंगिणी द रिवर ऑफ द किंग्स इज अ मटेरियल लेजेंडरी एंड द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, पर्टिकुलरली किंग्स ऑफ कश्मीर। है ना, मेनली हम लोग को याद रख लेना किंग जो कश्मीर का, उसके ऊपर ये बुक लिखा हुआ है। इट वॉज रिटन इन संस्कृत, यहाँ पे लिखा हुआ है यस। कश्मीर की हिस्ट्री लिखा हुआ है 12th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी का ये वाला बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा। ठीक है, पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करवाएगा कौन, आंसर है जियाउद्दीन, है ना, जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, किंग ऑफ कश्मीर। ठीक है, किंग ऑफ कश्मीर। ठीक, जैनुल आबिदीन, राइट। और जैनुल आबिदीन कश्मीर का जो किंग है इसको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। इसका दूसरा नाम क्या है, अकबर ऑफ कश्मीर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, अकबर ऑफ कश्मीर। और इससे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैनुल आबिदीन को, जैनुल आबिदीन ऑल्सो इंट्रोड्यूस पश्मीना शॉल मेकिंग, पश्मीना शॉल मेकिंग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है,
ओके, तो पर्शियन में बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया कश्मीर में, लेकिन ओरिजिनल किस में लिखा गया था, तो दैट इज इन संस्कृत लैंग्वेज में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आया, और ये क्वेश्चन हम लोग को इससे जुड़ा हुआ और भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, पढ़ लेना, और आप एग्जाम में जाकर के दे करके आना। ओके, तो दिस इज द टेक्स्ट बुक, ये इसका पेज है, और ये इंग्लिश मतलब संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, यहाँ पे लैंग्वेज पे आपको लिख करके मैंने दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच सिख गुरु एस्टैब्लिश्ड खालसा पंथ, है ना, कौन सा सिख गुरु जो है वो खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया है, ठीक है। चलो, तो इसका टाइम हम आपको दे दे रहे हैं, ये रहा आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलो आंसर करो इसका कमेंट में। लिंक को एक बार शेयर कर देना फेसबुक, व्हाट्सएप एंड ट्विटर पे, जो लोग भी क्लास देख रहे हो अपने अपने ग्रुप में एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। चलो, तो टाइम स्टार्ट खत्म हो चुका है आपका। तो विच सिख गुरु एस्टैब्लिश द खालसा पंथ, आंसर क्या है, आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी, ये हैं सिखिज्म के 10वें गुरु, 10th सिख गुरु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गुरु गोविंद सिंह जी पैदा कहां पे हुए थे, तो आंसर बोलना पटना साहिब, ठीक है। गुरु नानक जी बोर्न इन हुए हैं कब, 1469 में, कहां पे, तो जगह का नाम है तलवंदी, और तलवंदी कहाँ है, आंसर है लाहौर में, ठीक है। गुरु नानक का कंटेम्परेरी किंग कौन है, आंसर इज बाबर, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और बाबर के ऊपर गुरु नानक की एक बुक भी लिखी है, नाम है बाबर बानी, एक बुक लिखा है नाम है बाबर बानी, ठीक है, जिसमें बाबर के अटैक अटैक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु हैं, 9th गुरु, 9th सिख गुरु, जिनका एग्जीक्यूशन औरंगजेब के समय होगा, औरंगजेब के समय एग्जीक्यूशन हो जाएगा, कहां पे, दिल्ली में चांदनी चौक, दिल्ली चांदनी चौक, 1675, ठीक है। ओके, नाउ अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देखो दिखा हुआ है, खालसा refers to both community that follow Sikhism as its religion as well as a special group of the initiated Sikh. The Khalsa tradition was initiated in 1699, ठीक है। तो खालसा पंथ का कभी इनिशिएट हुआ है, कब इसको एस्टैब्लिश किया गया है, 1699 में इसको एस्टैब्लिश किया है बाय 10th गुरु ऑफ सिखिज्म, गुरु गोविंद सिंह जी। Its formation was the key event in the history of Sikhism, ठीक है। The founding of the Khalsa is celebrated by Sikh during the festival of वैसाखी, ठीक है, इसका सेलिब्रेशन वैसाखी के समय किया जाता है। सिख आप देखेंगे 13 अप्रैल को वैसाखी सेलिब्रेट होता है ना हर साल, इसी दिन पे हुआ क्या था, 13 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, वैसाखी का सेलिब्रेशन, है ना। और ये सेलिब्रेशन के समय ही क्या हो गया था, जलियांवाला बाग, जिसमें जनरल डायर आकर के सबको गोली मार देगा, है ना। तो टोटल सिखिज्म में कितने गुरु है, तो आंसर है 10। 11th नंबर गुरु का स्टेटस किसको मिला है, 11th नंबर गुरु का स्टेटस किसको मिला है सिखिज्म का बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, है ना, इसको मिला है। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट नॉट लोकेटेड इन दिल्ली, तो इनमें से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी आया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है मॉन्यूमेंट है जो अभी दिल्ली में लोकेटेड नहीं है, अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, हुमायूं टॉम्ब और गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट,
चलो तो आपका टाइम अभी स्टार्ट हो चुका है, आंसर कीजिए। एक बार लिंक को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पे, जितने लोग भी आप लोग देख रहे हो क्लास, ठीक है। चलो आंसर करो कमेंट में, बहुत लोग का आंसर आ रहा है कमेंट में। दीपानिता, रिमिता, अर्जन, आंसर करो कमेंट में। चलो अब इसका आंसर हम लोग देखें। अलाई दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। अलाई दरवाजा क्या है? इसको बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एंड दिस इज द एंट्रेंस डोर ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, ठीक है। ओके, तो हुमायूं टॉम कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी दिल्ली में लोकेटेड है। हुमायूं टॉम को कौन बनवाया? नाम है उसकी वाइफ, है ना, हाजी बेगम। और हुमायूं टॉम का एक और नाम है ना, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल इसको बोलते हैं। प्रोटो माने सिमिलर। ये ऑब्वियसली ये भी दिल्ली में है। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में इंडिया गेट। बुलंद दरवाजा ये वाला लोकेटेड है कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी। कौन बनवाए? तो इसका आंसर है अकबर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अकबर इसको बनवाया बुलंद दरवाजा। कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंसर है फतेहपुर सिकरी में, जो अकबर का कैपिटल था। यहाँ पे देखो, तो बुलंद दरवाजा कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, लोकेटेड इन फतेहपुर सिकरी। यस, लोकेशन का नाम पता है आपको। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1573। इट इज द मेन गेट ऑफ जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कहाँ का? फतेहपुर सिकरी का जामा मस्जिद का मेन गेट है। जैसे कुतुब मीनार का गेट है अलाई दरवाजा, वैसे जामा मस्जिद का गेट है ये। एंड इज द हाईएस्ट गेट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया में इससे ऊंचा गेट अभी तक दुनिया में कहीं पे नहीं है ना। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे लोकेटेड है? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी, अकबर पहले कैपिटल कहाँ पे बनाते हैं? आगरा, और आगरा के बाद लेके जाते हैं फतेहपुर सिकरी, ठीक है। और फिर वहां से वापस लेकर के आगरा आ जाएगा, ठीक है। वापस क्यों? क्योंकि फतेहपुर सिकरी में पानी का प्रॉब्लम था और आगरा में पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाद में जब कैपिटल शिफ्ट किया, प्रैक्टिकली आप देखेंगे वहां पे पानी का जब प्रॉब्लम इशू होगा, तो फिर से कैपिटल को आगरा शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आगरा जो है यमुना नदी के किनारे पे है, यमुना रिवर। और इसीलिए वापस से कैपिटल को शिफ्ट कर देगा अगेन। फतेहपुर सिकरी का नाम किसके ऊपर पड़ा? फतेहपुर सिकरी जो कैपिटल है यहाँ पे एक किस लिए शिफ्ट किया? क्योंकि अकबर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था एक सूफी सेंट, चिश्ती ऑर्डर के एक सेंट थे, नाम था उनका शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के नाम पे अकबर अपने बड़े बेटे का नाम सलीम रखता है ना। तो उनके मरने के बाद वहां पे अकबर अपना कैपिटल बनाते हैं फतेहपुर सिकरी, वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। दिस इज बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो ये राजस्थानी एंड गुजराती स्टाइल में बना हुआ है, राजस्थानी एंड गुजराती स्टाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी स्क्रीन पे आ चुका है। हु वाज फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? पहला वाला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आपका 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन है? ऑप्शन में क्या है आंसर? आत्माराम पांडुरंग, है ना, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय और एम जी रानाडे।
ओके, तो प्रार्थना समाज was फाउंडेड बाय, आंसर है, करेक्ट आंसर इज आत्माराम पांडुरंग, है ना, आत्माराम, ए इज द करेक्ट आंसर। दयानंद सरस्वती का जो फाउंडेशन था उसका नाम था शुद्धि मूवमेंट, शुद्धि मूवमेंट। एक तो ये स्टार्ट करते हैं ये, और दूसरा एक और स्टार्ट करते हैं, दैट इज, और क्या स्टार्ट, आर्य समाज, ठीक है। राजा राम मोहन राय फाउंड करते हैं ब्रह्मो समाज, जिसका आत्मीय सभा भी नाम था, ठीक है। और एमजी रानाडे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे, अच्छा ये सारा प्रेडिक्शन याद रख लेना, ये किसका ऑर्गेनाइजेशन, इसको कौन बनाया, ये प्रेडिक्शन याद रख लेना। तो इट वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 1867 इन बॉम्बे विद द अदर स्कॉलर्स लाइक वामन आबाजी मोदक, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन, ठीक है। 1867 के अराउंड में आप देखेंगे ब्राह्मण समाज को छोड़ करके जब केशव चंद्र सेन बॉम्बे जाएंगे तो उनका हेल्प से बनाया जाएगा, आत्माराम पांडुरंग बनाएंगे, दैट इज प्रार्थना समाज। और ये फेमस कब हो जाएगा, ये फेमस हो जाएगा जब महाराष्ट्र में एमजी रानाडे इसको ज्वाइन करेंगे ना, तब ये पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो जाएगा। प्रार्थना समाज का मतलब होता है प्रेयर सोसाइटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेयर सोसाइटी। और ये प्रेयर सोसाइटी प्रार्थना समाज ये मंदिर है, और ये है इसके पहले मेंबर्स लोग का, यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं है, आर्टिस्टिक इंप्रेशन है, ठीक है। ये अराउंड इसको 1867 का पिक्चर माना जा रहा है, ये फर्स्ट पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग बनाते हैं प्रार्थना समाज, और उस किसके हेल्प पे, वामन जी, है ना, वामन आबाजी मोदक, उनके हेल्प से। और बाद में इसका, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, एमजी रानाडे का नाम दे देगा ऑप्शन में, और आपसे क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा स्कॉलर जो है जुड़ा हुआ है किससे, प्रार्थना समाज से, तो आंसर इज एमजी रानाडे। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है। एमजी रानाडे को क्या पूरा नाम है, महादेव गोविंदो रानाडे, और इनकी गुरु का नाम एमजी रानाडे वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु है किसके, दैट इज गांधी जी, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु माने, एंड उनको एक नाम दे दिया, नाम क्या है, डायमंड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या नाम दिया, नाम है डायमंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यस, तो आगे हम लोग चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी आने वाला है। इन विच ईयर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन के, इन विच ईयर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू, 1576, 1526, 1556, 1581। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आया हुआ, और इसीलिए क्वेश्चन ये वाला मैंने इस पे लगाया है। तो हम लोग पूरा सोचो एनालिसिस कर रहे हैं इस साल जो भी आपका एग्जाम हुआ है उसके ऊपर, एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है उसमें आया हुआ जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग ले रहे हैं। ये प्रोबेबली इस साल नहीं आया है, ये 2021 में आया है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन ये हैज बीन आस्क्ड इन 2021, ठीक है। आंसर करो। लिंक को शेयर करते रहना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। करेक्ट आंसर क्या है, इन विच ईयर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है, हम लोग जानते हैं 1556 में, बिटवीन अकबर एंड हेमू। हमेशा अकबर और हेमू बोलना, बैरम खान मत बोल देना, बैरम खान खाली रिप्रेजेंट करेगा, बैरम खान, बैरम खान रिप्रेजेंटेटेड,
represented मुगल आर्मी। ठीक है, ओके। 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, और इसी में लोदी डायनेस्टी एंड हो जाएगा। 1576 ये हुआ था बैटल ऑफ खानवा। हाँ हाँ सॉरी, हल्दी घाटी। 1576 में बैटल का नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सॉरी, 27 में खानवा हुआ था ना। तो ये वाला है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। ठीक है, और 1527 में हुआ था बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, और बैटल ऑफ खानवा में बाबर क्या करेगा, टाइटल अडॉप्ट करेगा। आफ्टर बैटल बाबर अडॉप्ट करेगा टाइटल गाजी। गाजी का मतलब होता है विनर। रिलीजन का वॉर जो लड़ता है उसमें जो विन करता है। यहाँ देखो, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट ऑन, कब लड़ा गया है, 15 नवंबर 1556 बिटवीन मुगल किंग अकबर एंड द एम्परर हेमू, है ना, टाइटली नोन एज द हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमू का पूरा नाम क्या था, नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र had conquered Delhi, Agra and few weeks earlier by defeating Mughal forces under the तरदी बेग। तो मुगल लोग का एक आर्मी को लीड कर रहा था तरदी बेग खान। कौन सा बैटल में, बैटल का नाम था बैटल ऑफ दिल्ली। तो बैटल ऑफ दिल्ली में हेमू एक वीक पहले, कुछ वीक पहले, 2 वीक पहले मान लो, डिफीट कर चुका था मुगल। और उसके बाद फाइनली आप देखेंगे मुगल किंग, मुगल आर्मी लोग को डिफीट करने के बाद हेमू अपने आप को क्राउनेट कर लेगा एज द किंग। पुराना किला दिल्ली में ओल्ड फोर्ट है, वहां पे अपने आप को एज द किंग डिक्लेयर कर देगा। और किसके अंडर, किसके लिए डिक्लेयर करेगा, तो अकबर एक्चुअली शेर शाह सूरी का बेटा था, है ना, बंगाल में आदिल शाह, और आदिल शाह का प्राइम मिनिस्टर था हेमू। और हेमू आदिल शाह के बिहाफ में दिल्ली का अपने आप को किंग डिक्लेयर करेगा उसके बोलने पे। ठीक, और उसके बाद बैरम खान आएगा, और बैरम खान आकर के अकबर का आर्मी को रिप्रेजेंट करेगा, और बैरम खान आकर के हेमू को डिफीट करके और आगरा वागरा रीजन अपने कंट्रोल में कर। ऑल लर्निंग ऑफ द लॉस, अकबर एंड हिज गार्जियन बैरम खान मार्च टू द realm of those the territory the two armies clashed on Panipat from the site of the first battle Panipat 1526। तो बोल रहा है जहां पे पहला बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, वही साइट पे बैरम खान अकबर का आर्मी को लीड करेगा हमेशा, और 1556 में हेमू को डिफीट कर देगा। और डिफीट करने के बाद अब अकबर को इंडिया का बादशाह बना दिया जाएगा। बैरम खान क्या करेगा, अकबर को क्राउनेट कर देगा जब वो किंग था 14 ईयर्स का, 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, डन। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। ठीक है, आदिल शाह कहां का किंग था, आदिल शाह सन ऑफ शेर शाह, सन ऑफ शेर शाह, कहां पे, बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु इज फ्रीडम, अच्छा हु सेड होगा यहाँ पे, ठीक है, हु सेड ना, हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, पूरा स्टेटमेंट है। कौन बोला है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में आया हुआ है आपका क्वेश्चन ये वाला। पर हम लोग उससे थोड़ा आगे 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 का स्टेप्स का क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, अगला एग्जाम्स के लिए अगले क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे मिल जाए।
तो हु सेड, इसका बहुत आसान आंसर है, बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक क्या बोले, अब यहाँ पे स्टेटमेंट याद रख लेना कौन कौन सा स्टेटमेंट किसका है। तो दयानंद सरस्वती का बहुत एक फेमस स्टेटमेंट है, नंबर 1 याद रख लेना, बैक टू वेदास, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बैक टू वेदास एक स्टेटमेंट है। और एक और स्टेटमेंट है, इंडिया फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस। अच्छा, इनका एक बुक है, दो बुक है, दयानंद बाल गंगाधर तिलक का एक बुक है, एक तो स्टेटमेंट आपको पता है, और इनका एक बुक है गीता रहस्य, हाँ। और दूसरा एक बुक है, एक बुक तो ये है, दिस इज नंबर 1, और नंबर 2 है आर्कटिक होम ऑफ वेदास, होम ऑफ वेदास, ठीक है। ठीक, तो लाला लाजपत राय का एक नाम है पंजाब केसरी, एक, और दूसरा इसका इनका और नाम है शेरे पंजाब, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसके अगले वाले पेज पे, यहां देखो, ही वॉज थर्ड इन लाल बाल पाल ट्रिमेटिव, है ना। तो हम लोग जानते हैं लाला लाजपत राय बाल गंगाधर बिपिन चंद्रपाल में, ठीक है, ही इज वन ऑफ द थर्ड, ठीक है। तो तीसरे एक और बनते हैं, द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑथोरिटीज कॉल्ड हिम फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कौन इनको बोला है, तो ये वाला नाम याद रख लेना, ये वाला नाम इनको दिया है वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल एक ब्रिटिश ऑथर है। ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद द टाइटल लोकमान्य, पूरा इंडिया में सब लोग उनको क्या बोलता था, लोकमान्य, विच मीन्स एक्सेप्टेड बाय द पीपल्स ऑफ देयर लीडर। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये गांधी। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑन द लॉन्च डेट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसका डेथ हो गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लॉन्च डेट पे किसका डेथ हो गया था, तो आंसर बोलेंगे लॉन्च डेट, है ना, लॉन्च डेट ऑफ किसका डेथ हुआ, आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और गांधी जी इनको क्या बोला, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो 3 यहाँ पे टाइटल हम लोग को मिल रहा है बाल गंगाधर तिलक का, राइट। और बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश लोग जेल में उठा करके डाल दिया था, और बाल गंगाधर तिलक को बाद में, है ना, सेडिशन का चार्ज में अरेस्ट करके जेल में डाला गया था, बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इनको जेल से छुड़ा करके लेकर के आ गया, इसलिए बाल गंगाधर तिलक मोहम्मद अली जिन्ना को अपना स्टूडेंट भी बुला लेंगे, पॉलिटिकल स्टूडेंट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैसूर पैलेस ऑफ कर्नाटका इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ, ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया है एग्जाम में। तो 4 डायनेस्टी यहाँ पे आपको दिख रहा है, चालुक्य है, वोडियार है, चोला है और पल्लवास है। तो कौन से, है ना, कौन से किंग का फैमिली का ऑफिशियल पैलेस था, मैसूर, मैसूर पैलेस ऑफिशियल पैलेस है, कौन से, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है वोदियार, कर्नाटक का ये एक डायनेस्टी है वोदियार। चालुक्य लोग कहाँ था, कर्नाटक में, ये भी था कर्नाटक में पर एंशंट, ठीक है। चोलास लोग कहाँ है, चोलास लोग तमिलनाडु, ठीक है। पल्लवास लोग भी कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है। तो वोदियार एक डायनेस्टी है कर्नाटक में, बिफोर आप देखेंगे, ओके, यहाँ पे देखो, तो कैपिटल इनका क्या है, नाम कैपिटल इज श्रीरंगपट्टनम, और इन लोग का समर का कैपिटल था दैट इज बैंगलोर। तो वोदियार डायनेस्टी का आपसे पूछेगा कि पहला किंग का नाम क्या था, है ना। तो पहला डायनेस्टी जो किंग है फाउंडर, उसका नाम है यदु राया वोदियार, और फाइनल जो लास्ट किंग है नाम है जयचंद्रा वोदियार, ठीक है। तो ब्रिटिश लोग क्या करेगा, टीपू सुल्तान को मारने के बाद, पहले आप ये देखेंगे एंशिएंट 1399 में बना है, ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत है, और
चलते जाएगा, फिर बाद में इसको रिप्लेस करेगा टीपू सुल्तान, फिर टीपू सुल्तान को मारने के बाद वोदियार का प्रिंस को ब्रिटिश लोग सपोर्ट करके राजा बना देगा। ठीक है, डन। तो ये आपको मिल गया इसका आंसर हम लोग को। और ये लोग टाइटल क्या लेते थे? महाराजा ऑफ मैसूर। दे यूज्ड टू अडॉप्ट टाइटल महाराजा ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश लोग कौन से बैटल में मार देगा? तो दैट इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1399 सॉरी 1799 है ना, 1799 में डिफीट कर देगा। है ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। और इसके बाद वो दियार लोग को हैंड ओवर कर देगा फिर से स्टेट। टीपू सुल्तान का भी कैपिटल क्या था? टीपू सुल्तान का कैपिटल भी श्रीरंगपट्टनम था मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, नेम ऑफ द वाइसरॉय, ये इस साल एग्जाम में आया हुआ है। नेम ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया हु वाज एसोसिएटेड विद द कंट्रोवर्शियल एल्बर्ट बिल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? लैंसडॉन, मायो, डफरिन और रेपिन। है ना, तो उसमें से बोल रहा है कौन से वाइसरॉय ने एल्बर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया था, या किसके टाइम पे एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अच्छा, टाइम पीरियड स्टार्ट कर दे। ये टाइम पीरियड लैंसडॉन, मायो, डफरिन, रेपन, एल्बर्ट बिल। जब भी आपको एसएससी का क्लास हम पढ़ाए हैं, एल्बर्ट बिल हमेशा आपको पढ़ाया है। तो मेरा क्लास अगर ठीक से आपने पढ़ा है तो स्टोरी आप लोग को पता होगा, और इस स्टोरी से भी आंसर आपका करना पॉसिबल है ना। तो करेक्ट आंसर देखिए, रिपन इज द करेक्ट आंसर। 1883 में ये पॉलिसी को लाया जाएगा। एल्बर्ट बिल क्या था? इंडियन जज कैन पनिश यूरोपियन क्रिमिनल। बस एकदम शॉर्ट में याद रख लेना, इंडियन जज कैन पनिश यूरोपियन क्रिमिनल। ठीक है, और यही बात से पूरा यूरोपियन, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, ब्रिटिश लोग सब लोग यूनाइट होकर के रिपन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर देगा। रिपन को अपॉइंट किया था इंडिया में 1880, और 1880 से लेकर के 84 तक अपॉइंट करके 85 तक अपॉइंट किया था, पर 1884 एक साल पहले ही रिपन को उनके पोस्ट से हटा करके वापस लंदन भेज देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोपियन लोग जो प्रोटेस्ट किया था उसमें एक कमेटी था जिसके अंदर में सब लोग प्रोटेस्ट किया था इस बिल के अगेंस्ट में और रिपन के अगेंस्ट में। तो कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम था यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। ठीक है, और यही कमेटी एल्बर्ट के बिल के अगेंस्ट एंड रिपन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेगा और उसको वापस आना पड़ेगा। डफरिन के टाइम पीरियड पे कांग्रेस बना था। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1884। ये रिपन का जस्ट बाद आएगा। 1884 थे 1888, और इसके टाइम पे क्या बनेगा? कांग्रेस, आईएनसी। मायो का टाइम पीरियड क्या था? मायो का टाइम पीरियड था 1869 थे के 72, और मायो का टाइम पे इंडिया में पहला सेंसस होगा अनऑफिशियल, फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस, फर्स्ट अनऑफिशियल सेंसस। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, एल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस्ड इन 1883 गेव द पावर टू पनिश यूरोपियन क्रिमिनल। इंडिया का जज लोग को, अब ये इंडिया का जज अगर यूरोपियन लोग को पनिश करेगा, ये यूरोपियन लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यूरोपियन लोग हम लोग का क्या है, उनके हिसाब से दे आर मास्टर, और हम लोग उनके क्या है, नौकर, स्लेव। तो नौकर कभी मालिक को सजा नहीं सुना सकता, और इसीलिए यूरोपियन लोग, पूरा यूरोपियन लोग इस बात पे एक होकर के एल्बर्ट और रिपन के अगेंस्ट में, एल्बर्ट बिल और रिपन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। तो याद रखना, रिपन को बोला गया है डियरेस्ट वाइसरॉय।
डियरेस्ट वाइसरॉय। क्यों डियरेस्ट वाइसरॉय बोला गया है? इसलिए क्योंकि जितना भी वाइसरॉय इंडिया में है उसमें से सबसे अच्छा आदमी का नाम था रिपन। रिपन एक और काम करेगा, फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 एक काम और इंट्रोड्यूस करेगा। और क्या करेगा, इंडियन लॉ को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882 में इंट्रोड्यूस करेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसमें इंडियन लॉ को इलेक्शन का पावर दे देगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगा फॉर इंडियंस, मतलब पंचायती राज म्यूनिसिपलिटी। इसमें इलेक्शन इंडिया का आदमी लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत आसान क्वेश्चन है हम लोग के लिए, पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इस बार। रविन्द्रनाथ टैगोर हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर विच फॉर विच बुक, कौन से बुक के लिए मिला है उनको? तो है ना, गीतोबितान है, गोरा है, और संचयिता और गीतांजलि। हम लोग को बंगाल वालों को सब लोग को इसका आंसर पता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर एग्जाम में ईयर आपसे पूछ लिया तब इसमें आप फंस जाएंगे, और वही हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका ईयर भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो आपसे ईयर अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, अगली बार अगर कोई ईयर पूछ लिया किसी एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए। तो टाइम आपका चल रहा है। चलो, तो करेक्ट आंसर इसका ऑब्वियसली गीतांजलि है। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल मिला था, ठीक है, फॉर गीतांजलि। ओके, नाउ यहाँ पे देखो, ही रिसीव नोबेल यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो गीतोबितान पब्लिश हुआ था 1931 में, गीतांजलि पब्लिश हुआ 1910, और गोरा पब्लिश हुआ था 1910। ये तीन इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स में भी आपका एग्जाम में आता है, ठीक है, 1913 में। और रविन्द्रनाथ टैगोर को पूछ लेगा कि गुरुदेव, हु गिवन द टाइटल गुरुदेव, गुरुदेव टाइटल टू रविंद्रनाथ, कौन दिया था? तो इसका आंसर क्या है? ये टाइटल देने वाला भी एक पोएट है, पोएट का नाम है ब्रह्मो बांधव उपाध्याय। ब्रह्मो बांधव उपाध्याय, ठीक है, पोएट, ही वाज अ पोएट एंड ही गिवन द नेम टाइटल, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया टाइटल? विश्व, रविन्द्रनाथ के, है ना, विश्व कवि आई थिंक, एंड गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, इन विच ईयर वेयर the powers of the East India Company was passed to the British Crown by the British Parliament? बोल रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट कौन सी ईयर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर लेकर के क्राउन को ट्रांसफर कर दिया था इंडिया में? ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में क्लास में बहुत बारी पढ़ा है, जब आप लोग को कैनिंग पढ़ा है, ये क्वेश्चन आप कैनिंग के टाइम पे देख सकते हैं, कॉपी खोल के देख लो, मेरा क्वेश्चन ये वाला आपका एग्जाम में आया हुआ है, आपकी कॉपी में सारा नोट्स में आप लिखा हुआ है जो जो एग्जाम में आपके एग्जाम में आ रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर 1858, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर को ट्रांसफर कर देगा किसको? टू द ब्रिटिश क्राउन, टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, यहाँ पे देखो, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द पावर ऑफ ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्वीन बाय द चार्टर एक्ट 1813, विलियम मिंटिक अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये एक्ट से, ये वाला क्यों दिया, ये वाला यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इस एक्ट से क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला पोस्ट बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पोस्ट became फर्स्ट वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय। और वो कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय था कैनिंग,
इसलिए याद रख लेना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है? कैनिंग। फर्स्ट वाइसरॉय भी कौन है? कैनिंग। तो 1858 से दो इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, एक पावर ट्रांसफर हो रहा है कंपनी से क्वीन को, और दूसरा वाइसरॉय पोस्ट बन जा रहा है। वाइसरॉय पोस्ट का मतलब ही यही है कि क्वीन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में जो क्वीन के बिहाफ में काम कर रहा है। तो ये आज का रहा 10 क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इस साल जो आया है और प्रीवियस ईयर में जो आया है उससे प्रेडिक्ट हमने किया है अगले एग्जाम्स के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन अगले एग्जाम में आपसे ये वाला पूछ सकते हैं, है ना। और एक और चीज याद रख लेना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इससे क्या होगा? इससे गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट क्रिएटेड। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, बस ये 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिया। अब अगली बार आप लोग को अगले दिन फिर से हम लोग मिलेंगे। अभी एनटीपीसी के ऊपर ही क्लास ऐसे ही चलता रहेगा, फिर सीजल जब आ जाएगा तो सीजल के ऊपर क्लास चलेगा। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बिफोर दैट कि हम लोग क्लास अगर एंड करेंगे उसके पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप लोग एसी जो है कम से कम चलाओ, एसी कम से कम चलाओ। टेम्परेचर पूरा दुनिया का, अर्थ का टेम्परेचर बर्बाद करने में हम लोग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आज हम सोचो नौकरी ज्वाइन किया, एसी खरीदा और एसी को लगा दिया घर पे और टेम्परेचर बढ़ाने में हम रोल प्ले करना चालू कर दिया। कल आपका नौकरी लगेगा, आप एसी खरीदेंगे और घर पे लगा देंगे, और इससे पूरा दुनिया का, अर्थ का टेम्परेचर को हम लोग क्या करते जा रहे हैं? हम लोग वार्म करते जा रहे हैं, टेम्परेचर हम लोग वार्म करते जा रहे हैं। तो आप लोग अब देखो, हम लोग इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं इस साइकिल में कि एसी को कंप्लीटली बंद कर देना पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करो, कम से कम एसी चलाओ। मेरे हिसाब से रात के 10 PM से सुबह के 6 AM तक एसी ही चलाओ। ट्राई करो एक रूम में जहां पे एसी चल रहा है, अगर आपके 2 रूम में एसी है तो आप ट्राई करो कि रात में सब लोग एक रूम में सो जाए, ताकि एसी रूम में कम चलाना पड़े। पॉसिबल नहीं है सब जगह पे एक ही रूम में सब लोग का सोना, पॉसिबल भी नहीं है, पर अगर जहां तक हो सकता है तो वन रूम में, एक रूम में पूरी फैमिली, अगर स्मॉल फैमिली और सो सकते हैं तो वहां पे आप सो एक ही जगह पे, ताकि एसी कम चलाना पड़े। एंड दूसरा काम, एसी का टेम्परेचर 26 के नीचे रखो, के नीचे नहीं करना है। एसी का टेम्परेचर 26 से नीचे नहीं करना है, ये मैक्सिमम, इससे नीचे नहीं जाना है ना, इससे नीचे नहीं जाना है, बस इतना तक आप रखो। मैक्सिमम 26 27 पे आप चलाओ, ठीक है, नीचे नहीं जाना है, मिनिमम नहीं करना है इसको, ताकि हम लोग अर्थ को बचा सके। आज हम लोग छोटा छोटा स्टेप्स लेंगे, तभी हम लोग आगे अपने अर्थ को, प्लैनेट को हम लोग सेव कर सकते हैं। ये काम हम लोग बहुत आसानी से इसको प्रेज कर सकते हैं। आप अपने घर में प्रेज करिए, दोस्तों में प्रेज करिए, मेरी वीडियो को दिखाओ, आप लोग देखो और इसको प्रेज करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी सेव वाटर भी जैसे हम लोग को करने का जिम्मेदारी था, वैसे अर्थ को बचाने का भी जिम्मेदारी हम लोग का ही है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे लेक्चर को शेयर कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ बखैर।